प्राचीन भारत का नाम सुनते ही अक्सर हमारे दिमाग में मौर्य या गुप्त वंश के विशाल साम्राज्यों की तस्वीर उभर आती है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इस साम्राज्य निर्माण की शुरुआत आखिर कब और कैसे हुई? आज के इस विश्लेषण में हम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के उस रोमांचक दौर में चलेंगे जिसने भारत के पहले महान साम्राज्यों की नींव रखी। चलिए आज की चर्चा की रूपरेखा पर एक नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे महाजनपदों के उदय से, फिर जानेंगे कुछ प्रमुख महाजनपदों के बारे में। उसके बाद राजतंत्र और गणसंघ के बीच का अंतर समझेंगे। इस सवाल का जवाब खोजेंगे कि क्या गणसंघ वाकई लोकतांत्रिक थे, और अंत में देखेंगे मगध का शानदार उत्कर्ष। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं महाजनपदों के उदय की। अब जनपद शब्द ही अपने आप में एक पूरी कहानी बयां करता है। जन का मतलब है लोग या कबीला, और पद का अर्थ है पैर। यानी सदियों से जो प्राचीन कबीले बंजारेपन का जीवन जी रहे थे, उन्होंने जहां अपने पैर जमा लिए और एक स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया, बस वो भूमि उनकी हो गई। और ये रातों रात नहीं हुआ, ये तो एक जबरदस्त ऐतिहासिक चेन रिएक्शन था। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों में जब लोहे की खदानों की खोज हुई तो मानो सब कुछ बदल गया। लोहे के मजबूत औजारों से घने जंगल साफ किए गए, जिससे खेती में भारी उछाल आया। अब अनाज जरूरत से ज्यादा पैदा होने लगा तो शासकों ने टैक्स वसूलना शुरू कर दिया, और इसी टैक्स के पैसे से विशाल स्थायी सेनाएं खड़ी की गईं, जिन्होंने आगे चलकर साम्राज्यों की सरहदें बढ़ाईं। असल में ये कालखंड मानव सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ी छलांग था। इसे भारत के इतिहास में द्वितीय शहरीकरण या सेकंड अर्बनाइजेशन कहा जाता था। पहली बार तो हड़प्पा सभ्यता में ऐसा हुआ था, जो सदियों पहले ही लुप्त हो चुकी थी। अब इन नए और विशाल राज्यों को संभालने के लिए हमारी जमीन पर एक बार फिर से नए और भव्य शहरों की नींव रखी जा रही थी। चलिए अब देखते हैं कि उस समय के प्रमुख महाजनपद कौन-कौन से थे। प्राचीन बौद्ध और जैन ग्रंथों में ऐसे 16 महान राज्यों या महाजनपदों का जिक्र मिलता है। अगर हम इन्हें ध्यान से देखें तो ये सभी एक जैसे नहीं थे। कुछ राज्य अपनी अपार ताकत और आपसी दुश्मनी के लिए जाने जाते थे। कुछ का ढांचा पूरी तरह से कबीलाई था, और गांधार जैसे कुछ राज्य तो उस समय व्यापार के बड़े केंद्र बन चुके थे। लेकिन इन 16 राज्यों में अश्मक की कहानी सबसे अलग और अनोखी है, जहां सत्ता और राजनीति का पूरा खेल उत्तर भारत में सिमटा हुआ था। अश्मक अकेला ऐसा राज्य था जिसने विंध्य पर्वत को पार किया और एकदम दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर जाकर अपनी जड़ें जमाईं। है ना दिलचस्प? और एक और हैरान करने वाली बात, ये राज्य महाभारत की महान घटनाओं और उसके किरदारों से कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। कुरु का हस्तिनापुर हो, पांचाल की द्रौपदी हो या शूरसेन के भगवान कृष्ण, ये महज महाकाव्य की कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये उस समय के वास्तविक राजनीतिक भूगोल का ही एक बेहद अहम हिस्सा थीं। अब आते हैं शासन प्रणालियों पर, राजतंत्र और गणसंघ। उस दौर में सत्ता को चलाने के दो बिल्कुल विपरीत मॉडल काम कर रहे थे। एक तरफ थे बेहद सख्त राजतंत्र, जहां सारी शक्ति, सेना और खजाना एक ही राजा की मुट्ठी में होता था और सत्ता पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती थी। वहीं दूसरी तरफ थे गणसंघ। ये पूरी तरह से विकेंद्रीकृत थे। यहां सत्ता किसी एक व्यक्ति के पास ना होकर कबीले के चुने हुए मुखियों के एक समूह के पास होती थी। अब सवाल उठता है कि ये गणसंघ आखिर बने ही क्यों? दरअसल ये उत्तर वैदिक काल की कठोर जाति व्यवस्था और ब्राह्मणों के बढ़ते प्रभुत्व के खिलाफ एक तरह का सामाजिक विद्रोह थे। लोग उस कठोरता से दूर जाकर एक अधिक समान और सरल कबीलाई जीवन जीना चाहते थे, जहां क्षत्रियों को प्रमुखता दी गई। तो क्या हम इन गणसंघों को सच्चा लोकतंत्र मान सकते हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक बहस है। मुखिया का चुनाव होना सुनने में तो बहुत ही लोकतांत्रिक लगता है, लेकिन क्या सिर्फ चुनाव होने का मतलब ये था कि समाज के सभी नागरिकों को सच्ची समानता मिल गई थी? सच्चाई तो ये है कि ये कोई सच्चे लोकतंत्र नहीं थे, बल्कि सिर्फ एक भ्रम था। महिलाओं को राजनीतिक सभाओं में हिस्सा लेने की बिल्कुल मनाही थी, और मतदान का अधिकार भी केवल कुछ गिने चुने कुलीन क्षत्रिय परिवारों तक ही सीमित था। समाज के बाकी वर्गों की स्थिति बहुत ही दोयम दर्जे की थी। असल में ये व्यवस्थाएं कुलीन तंत्र या ओलिगार्की थीं, जहां सत्ता सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के इर्द गिर्द घूमती थी। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव की ओर, मगध का उत्कर्ष। हम अक्सर सोचते हैं कि आखिर मगध ने अपने सभी ताकतवर प्रतिद्वंदियों को पछाड़कर बाजी कैसे मार ली। इसका एक बहुत बड़ा कारण था उनकी शानदार भौगोलिक स्थिति।
उनकी राजधानी राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जिसने उसे एक अभेद्य प्राकृतिक किले में बदल दिया था। ऊपर से गंगा और सोन जैसी नदियों ने न केवल व्यापार को पंख दिए, बल्कि एक मजबूत सुरक्षा कवच भी प्रदान किया। जैसे जैसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का अंत करीब आने लगा, सत्ता का खेल और भी क्रूर हो गया। बड़े राजतंत्रों ने धीरे धीरे छोटे कबीलाई गणराज्यों को हड़पना शुरू कर दिया, और इसके बाद वर्चस्व की जो अंतिम भयंकर लड़ाई हुई, उसमें मगध ने अपने हर दुश्मन को कुचल दिया और सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा। तो इस पूरे सफर के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या मगध की उस बेमिसाल सफलता का कारण केवल उसकी भौगोलिक किस्मत थी, या फिर उसके शासकों की असीम और क्रूर महत्वाकांक्षा? कारण चाहे जो भी रहा हो, एक बात तो तय है, इसी राज्य ने उन 16 बिखरे हुए टुकड़ों को समेटकर भारत का पहला महान साम्राज्य गढ़ा और हमारे इतिहास की धारा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया।